तो चार्ज की हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जैसे कंघी है, कंघी वाली बातों में करो और कंघी को जमीन के पास ले जाओ तो उस कंघी में छोटे छोटे पार्टिकल चिपक जाते हैं। यानी कंघी वैद्युत बल आरोपित कर रही है। तो परमाशा यहाँ से आवेश की ये भी निकल के आ सकती है कि वैद्युत आवेश पदार्थों का वह मौलिक गुण है जिससे वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं या क्रम का अनुभव करती हैं। हमने आपको चार्ज दो प्रकार के बताए थे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो पॉजिटिव चार्ज, कौन चार्ज? एक तो हमने बताया था आपको पॉजिटिव चार्ज और एक हमने आपको बताया था निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में मैंने आपको डिफरेंस भी समझाया था। किसी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी है उस समय जो चार्ज होगा बच्चों कौन चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। और यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है उस समय जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। वस्तु में आवश्यक होती हैं तो ऐसी नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं बच्चों। एक हम वापस समझाते हैं आपको। अगर ए वस्तु को हमने बी वस्तु से फ्रिक्शन कराया है, ए वस्तु को बी वस्तु से फ्रिक्शन कराया और मान लेते हैं कि वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन बी में प्रवेश करे। ऐसा हमने मान लिया कि बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे। ये पर्सनली हमने आपको कल समझाया था कि बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बॉडी ए की इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन की बंधुता है वो क्या है? कम है, इसलिए इससे इसमें इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी बात हमने आपको समझाई थी कि इलेक्ट्रॉन वस्तुओं को चार्ज करने में सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की भूमिका होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की भूमिका नहीं होती है। उसकी वजह हमने बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको थोड़ी सी ऊर्जा देकर 50 से हटाया जा सकता है, लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो प्रबल नाम की बल से बंधे रहते हैं, उनको हटाना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए वस्तु को आवेशित करने से इलेक्ट्रॉन की भूमिका होती है। मान के चलते वस्तु बोले कि पॉजिटिव चार्ज ये है और निगेटिव चार्ज ये है। अगर वस्तु धनावेशित है तो उसके द्रव्यमान में कमी आएगी। द्रव्यमान में क्या आएगी? कमी आएगी। यानी उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि वस्तु ऋणावेशित है, नेगेटिव चार्ज, तो उसके द्रव्यमान में क्या आएगी? बढ़ोतरी है। हमने बात आपको एक बार समझाई थी, जो कमी और बढ़ोतरी होती है वो कैसी होती है? ना के बराबर। ठीक है। अच्छा, आवेश की मात्रा की बात करें। आवेश की मात्रा की बात करते हैं तो सीरीज पद्धति में आवेश का मात्रा होता है ESQ, जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसके जो अन्य नाम है स्टेट कूलम और टैंकियन। ठीक है। अच्छा, एक ESQ बराबर होता है 1/3 × 10⁹ कूलम। कभी पूछते हैं आवेशों के गुणों के पहले पॉइंट की बात करें तो ये सजातीय आवेश होते हैं। जो सजातीय आवेश होते हैं वो कैसा बल लगाते हैं? सजातीय आवेश जो होते हैं वो लगाते हैं आपका, जो सजातीय आवेश होते हैं वो कैसा बल लगाते हैं? प्रतिकर्षण। सब गौर से समझें। और जो विजातीय आवेश होते हैं वो कैसा बल लगाते हैं? जो विजातीय आवेश होते हैं वो लगाते हैं आपका आकर्षण बल। इस बात की व्याख्या समझिए। ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज है, ये Q2 है, ये Q1 है। इनके मान लेते हैं बीच की डिस्टेंस कितनी? स्मॉल r है। देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। समान चिन्ह है तो सजातीय है और विपरीत चिन्ह है तो विजातीय है। तो ये वाले आवेश और इन आवेशों के बीच में बल करें, कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण वाला होता है दूर दूर हटना, पास पास आना आकर्षण है, दूर दूर हटना प्रतिकर्षण है। तो दोनों पॉजिटिव हैं तो सजातीय आवेश है, बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण। अगर ऐसा होता मान ये -Q1 ये -Q2, इनके बीच डिस्टेंस अगर स्मॉल r मान लें, इस समय हम बल की बात करें तो इस सभी बलों से कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल ही लगेगा, क्योंकि ये दोनों आवेश कैसे हैं? सजातीय है। पॉजिटिव तो सजातीय, निगेटिव तो सजातीय। पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होते हैं? विजातीय होते हैं। अगर मान लो इस चित्र में ऐसा बना, ये मान लो Q1 माइनस का हो गया और Q2 किसका हो गया? प्लस का हो गया। डिस्टेंस स्मॉल r मान है, अब बल कैसा लगेगा? अब बल बच्चों लगेगा आकर्षण का। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बल कैसा? आकर्षण। आवेश विजातीय हो गई। या ऐसा हो जाता लोग ये पॉजिटिव कर दो ये नेगेटिव कर दो तब भी बल लगेगा आकर्षण। ठीक है, तो ये बात समझ। आवेश जो योगात्मक प्रकृति का होता है, अब इसका मीनिंग क्या होगा? मान लो थोड़ी देर के लिए ये कोई एक निकाय है, एक कोई सिस्टम है। इस सिस्टम में आवेश है +4e
माइनस का 5e और प्लस का 2e। तीन आवेश हैं, एक निकाय है, उस निकाय में तीन आवेश हैं, एक 4e और एक माइनस का 5e, एक प्लस का 2e। और इस समय आपसे ये कहते हैं कि इस निकाय का कुल आवेश बताओ, इस निकाय का नेट चार्ज बताओ। तो जब नेट चार्ज की बात बच्चों आ जाए, क्यू नेट की बात आ जाए, तो इनका करते हैं बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब क्या हुआ? बीजगणितीय योग का मतलब हुआ कि इनकी वैल्यू चिन्ह सहित लेके जोड़ दो, चिन्ह सहित इनको जोड़ दो। तो पहले कितना है 4e को ये कितना माइनस का 5e, तो ये लिख दो माइनस का 5e। फिर कितना है 2e, ऐड करेंगे कितना आएगा 6e माइनस 5e, तो कितना आ जाएगा e आ जाएगा। ये होता है योगात्मक प्रकृति का मतलब। कोई निकाय है, उसमें अगर कई आवेश स्थित हैं और उनका नेट चार्ज निकालना है तो सबको चिन्ह सहित लेके हम जोड़ देते हैं तो नेट आवेश निकला। देखो जो अगला पॉइंट है, आवेश संरक्षित रहता है। अगर कभी आपसे पूछते जाए कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो आपको जवाब देना है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आवेश संरक्षित रहता है, जितना आवेश पहले होता है उतना ही आवेश बाद में होता है। इस बात की व्याख्या सकते हैं। इसी कांच की छड़ थी, कांच की छड़, कांच की छड़ को हमने किसमें रगड़ा था? रेशम की कपड़े में रगड़ा था। बात हो रही। एक बात भी हमने लिखाई थी, एक बात हमने क्या लिखाई थी? कोई वस्तु है, कोई वस्तु है तो विद्युत की कैसी होगी? उदासीन। उसमें नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। ठीक, इस बात की व्याख्या बहुत गौर से मान लो कोई बॉडी है, एक आपकी बॉडी ए है। अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि इसमें नेट चार्ज होगा कितना? नेट चार्ज। एक वस्तु ए है, अगर इसमें नेट चार्ज होगा तो नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि विद्युत की कैसी है? उदासीन है। नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज है नहीं। बात समझने की कोशिश करो। कोई बॉडी है, उसमें नेट चार्ज 0 होता है, लेकिन उसका मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई आवेश नहीं। उसमें आवेश है, जितना धनावेश है उतना ही ऋण आवेश। क्यों? हमने बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 प्रोटॉन होंगे। आवेश तो है, लेकिन नेट आवेश क्या है? 0 है। ऐसे समझ लिया। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, एक कोई व्यक्ति है, इसके पास 4 रुपए हैं और इसके पास 4 रुपए का कर्जा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि रुपए है नहीं, रुपए हैं 4, लेकिन 4 का कर्जा भी है, तो नेट कितना रुपए हो? 0 ना, क्योंकि कर्जे वाले को 4 रुपए देने पड़ेंगे। तो वही हाल इसका भी है। अगर कोई वस्तु है तो उस पर नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कोई आवेश नहीं, उस पर आवेश है, जितना धनावेश है उतना ही ऋण आवेश है, लेकिन नेट अगर आवेश की बात करते हैं तो 0 होगा। ठीक, तो इनको रगड़ने से पहले हम आवेश की बात करें। रगड़ने से पहले इनका अगर क्यू नेट निकाले तो पता लगेगा, इस पे भी 0 होगा और इस पे भी 0 होगा। तो 0 0 कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया। अब हमने रगड़ दिया, अब हमने किया बच्चों घर्षण किया। तो घर्षण के बाद हमने क्या देखा कि हमने ऐसा मान लिया कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो इसमें कितना आवेश हो जाएगा? इसमें 4e आवेश होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन मान के चलिए रेशम कपड़े में चले गए, तो इसमें पॉजिटिव 4e आवेश होता है। और इसमें 4 को मिस करें तो इसमें कितना आवेश हो जाएगा? माइनस का 4e। अब निकालेंगे क्यू नेट टोटल। अब ये क्यू नेट निकालेंगे तो कितना निकलेगा? देखिए ये 4e, ये माइनस का 4e, कितना हो जाएगा? 0 जो पहले भी था वो 0 बाद में भी है। आवेश क्या बदला? आवेश बिल्कुल नहीं बदला। कितने भी बार कर दो आवेश को, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आवेश संरक्षित रहता है। एक बात समझिए, एक कॉन्सेप्ट कि वस्तु में अगर आवेश देखा जाए तो विद्युत उदासीन होती है, क्योंकि इसमें नेट चार्ज क्या होगा? 0 होता है। नेट चार्ज 0 का मतलब है कुल आवेश 0 है, लेकिन आवेश वस्तु में होता है, जितना धनावेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। लेकिन नेट चार्ज की बात करें तो कुल कितना होता है? 0। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 प्रोटॉन, तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में रखना था, तो रगड़ने से पहले आवेश देखो, रगड़ने से पहले कांच की छड़ में कितना आवेश होगा? 0 होगा। नेट इसमें कितना होगा? इसमें 0 होगा। इन दोनों जोड़ के 0 हो जाएगा। अब रगड़ दिया, मतलब हमने फ्रिक्शन किया। फ्रिक्शन की बात हमने की, ऐसा पाया, ऐसा देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन जिससे इसमें प्रवेश कर गए थे, इसमें कितना आवेश हो जाएगा? +4e। इसमें हो जाएगा माइनस का 4e, तो दोनों को जोड़े कितना आ जाएगा? 0 है। तो 0 पहले तो 0 बाद में। यहाँ से बात स्पष्ट हो जाती है कि आवेश संरक्षित रहता है। जो आवेश होता है वो क्वांटम प्रकृति का होता है। क्वांटम प्रकृति से समझने से पहले मूल आवेश क्या समझना है? मूल आवेश। सुनिए पहली बात गौर से, ये दो वस्तु है, एक वस्तु x और एक वस्तु क्या है? इन दोनों वस्तुओं को फ्रिक्शन कराया जाए, आपस में रगड़ा जाए। बहुत बहुत सुनना, इन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन जाए दूसरे में जाए। मान लेते हैं इस वाली वस्तु से n इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच गए, तो जो x पे जो x वस्तु में जो आवेश होगा वो n ही आवेश होगा। बात समझ में आई?
वस्तु एक x थी, वस्तु y थी, x y को आपस में रगड़ दिया, रगड़ने के बाद क्या देखा, x वस्तु से n इलेक्ट्रॉन y वस्तु में पहुंच जाते हैं, पहुंच गए ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचते तो 2e आवेश होता, और 3 इलेक्ट्रॉन पहुंचते तो 3e आवेश होता, 4 पहुंचते तो 4e आवेश होता। कितने जा रहे हैं, n, कितना आवेश हो गया, n, कैसा होगा, पॉजिटिव जा रहा है। इसमें पहुंचे बच्चों, इसमें हमारी n इलेक्ट्रॉन पहुंचे, इसमें तो आवेश होगा वो होगा माइनस का n। अगर किसी वस्तु पर बाहर से n इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस पर आवेश हो जाएगा माइनस का n। एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा तो n ही आवेश होगा, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2e आवेश होगा, बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3e आवेश होगा, लेकिन माइनस का होगा। बात क्लियर हो रही है। और यहाँ पे जो e है, e क्या है, e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है उससे कम संभव चार्ज किसी वस्तु पर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इससे और कम आवेश संभव है नहीं। तो इसी न्यूनतम आवेश को कहा गया मूल आवेश। बात समझ आई। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम, इससे और न्यूनतम आवेश संभव ही नहीं किसी वस्तु पर। तो इसी आवेश को कहा गया है मूल आवेश, अर्थात किसी वस्तु या किसी कण पर न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। वो स्मॉल e होता है, उसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो मूल आवेश की बात होती है। अब जो क्वांटम प्रकृति का मतलब क्या होगा, जैसे हम आपको एग्जांपल ले कि x एक क्लास है, उसमें बच्चे हैं 10। कितने बच्चे हैं, 10। और 10 बच्चे में 4 बच्चे बहुत लंबे हैं और 3 बच्चे बहुत छोटे हैं और 3 बच्चे उससे भी छोटे हैं। तो बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, गिरा तो पूरा जाएगा। ऐसा होता है छोटा बच्चा को आधा मान लें, यानी जो फुट का आदमी हो तो भी आदमी एक ही होगा, चाहे इंसान 4 फुट का हो तो भी आदमी एक ही होगा, वो आदमी आधा होना नहीं मानेगा। तो वही हाल क्या है, जो क्वांटम प्रकृति का मतलब ये होगा कि अगर किसी वस्तु पर चार्ज होगा, अगर किसी वस्तु पर चार्ज होगा तो मूल आवेश को क्या लिखते हैं, हम मूल आवेश को ई लिखते हैं, मूल आवेश को ई लिखते हैं। अगर किसी वस्तु पर चार्ज होगा तो मूल आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में होगा। पूर्ण गुणज का मतलब क्या होगा, या तो आवेश 2e होगा, या आवेश 3e होगा, या आवेश 4e। ऐसा आवेश कभी नहीं हो सकता है कि 3/2e हो जाए या 5/7e हो जाए। ये पूर्ण गुणज है। e का पूर्ण गुणज का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले मूल आवेश की परामर्श समझ लो। किसी वस्तु या कण पर न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। उसको स्मॉल से लिखा जाता है, वैल्यू होती है। अब क्वांटम प्रकृति का मतलब क्या होना, वो समझाया। क्लास में 10 बच्चे हैं, एक बहुत छोटा है, ऐसा नहीं 9.5 बच्चे हैं, 10 ही बच्चे हैं, ऐसा कोई छोटा करना बना है। तो किसी बॉडी में चार्ज होगा तो e का पूर्ण गुणज होगा। e में 1 का गुणा होगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। 1/3 का कभी नहीं हो सकता, 2/3 का कभी नहीं हो सकता। यानी किसी वस्तु पर आवेश 1/3 ही संभव नहीं है। इसी को बोलते हैं क्वांटम